हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 22 मार्च 2024। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस वेरियस अदर न्यूज़पेपर्स प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट्स प्लस डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश करते हैं फ्रॉम प्रीलिम पर्सपेक्टिव, हम यहाँ पे उनको डिटेल से विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ डिस्कस करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ शेयर करिए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे वीडियोस को कंटिन्यू कर सकूं। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आर्टिकल से। देखिए, जिब्राल्टर सबडक्शन जोन जो है वो बड़ा हो रहा है और खिंच रहा है कहाँ की तरफ? अटलांटिक ओशन की तरफ। इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे सबडक्शन जोन, ये क्या होता है? इसको बेनियोफ जोन भी कहा जाता है। ये वो लोकेशन होती है जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से क्या करती हैं? कन्वर्ज करते हैं। और इन जगहों पर एक टेक्टोनिक प्लेट जो है दूसरे के नीचे पुश हो जाती है और मेंटल में सिंक करने लगती है। यहाँ देखो, एक जैसे ये वाली एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है? तो ये कन्वर्ज हो रही थी, मतलब पास आ रही थी ये। तो ये वाली जो प्लेट है इसके नीचे चली गई इससे, ठीक है, और मेंटल में सिंक हो गई, जितना पोर्शन नीचे जाता जाएगा। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। सबडक्शन इनिशिएशन विल्सन साइकिल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विल्सन साइकिल क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई ओशन बेसिन बार बार ओपन और क्लोज होते रहते हैं। जैसे आप अटलांटिक ओशन की बात करो तो वहाँ पे आपको पता है दो जो प्लेट्स हैं वो सेपरेट हो रही हैं, इसीलिए तो मिड ओशन एक रिज बनी है ना? तो जब सेपरेट हो रही है तो ये बड़ा हो रहा है ओशन, ठीक है। लेकिन विल्सन साइकिल के मुताबिक ये जो आपका प्रोसेस है कभी ना कभी रिवर्स होता है, यानी कि पहले तो ये स्प्रेड होता है, फिर कभी ना कभी ये कन्वर्ज होने लगेंगी प्लेट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है माउंटेन्स बनने लगेंगे। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। मान लो एक आप पेपर ले रहे हो, पेपर को बीच से फोल्ड कर दो और फिर जब खोलोगे एक क्रीज बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्रीज क्या है? अगर आप धीरे से इन दोनों को पेपर्स को मतलब बाहर की तरफ खींचोगे तो यहाँ पे क्या होगा? गड्ढा बनने लगेगा या पेपर फट जाएगा। तो ऐसे ही जब फट जाएगा और मान लो सपोज करो पानी है, तो ऑब्वियसली यहाँ गड्ढे में पानी भर जाएगा, तो ये ओशन बन जाएगा। लेकिन विल्सन साइकिल के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स भी होता है। मान लो ये जो प्रोसेस है वापस कर दो, यानी कि ये जो दो आपकी प्लेट्स हैं पास आने लगी और ये जो एरिया है जो जहाँ पे क्रीज आ रही थी वो माउंटेन बनने लगेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? विल्सन साइकिल। जब सबडक्शन होता है तो डीप ट्रेंचेस, अर्थक्वेक और वॉल्केनोस फॉर्म होते हैं। ये वॉल्केनोस अक्सर कन्वर्जेंट बाउंड्री के अलोंग आइलैंड्स के आर्क भी बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कन्वर्जेंट बाउंड्री जहाँ पास पास आ रही हैं दो प्लेट्स, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जिब्राल्टर ही देख लो, आपके कैरिबियन सी में बहुत सारे जो आपके आइलैंड्स हैं और उनके आर्क्स हैं, ये इन्हीं के थ्रू फॉर्म होते हैं, सबडक्शन प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। अब अटलांटिक ओशन में सबडक्शन जोन की बात करते हैं। अटलांटिक टाइप ओशंस में अगर हम बात करें, जो सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेकअप से फॉर्म हुए हैं, सबडक्शन इनिशिएशन मुश्किल माना जाता है। यह इसलिए, इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ की ओशनिक लिथोस्फीयर जो है ना वो मोटी है और स्ट्रॉन्ग है, जिससे उसका जो ब्रेकिंग और बेंडिंग है ना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो ये एक सतह है, ठीक है,
प्लेट का सतह है, तो इतनी मोटी और स्ट्रॉन्ग है कि इसको ब्रेक करना और ये बेंड करना, ये वाला यहाँ ये मुश्किल हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें सबडक्शन की शुरुआत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये प्लेट मूव ही नहीं होगी, बेंड ही नहीं होएगी, टूटेगी नहीं यहाँ से बीच से, तो कैसे ही आपका सबडक्शन होगा, है ना। तो खासकर एक ओशन में जो पैसिव मार्जिन से सराउंडेड हो, पैसिव मार्जिन जहाँ पे टेक्टोनिक जो आपकी प्लेट्स हैं वो अभी एक्टिव नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम से ऐसी ही हैं, फिर भी अटलांटिक में दो फुली डेवलप्ड जो आपके सबडक्शन जोन है, लेसर एंटिलिस और स्कॉटिया आर्क्स, तो एक तीसरा जोन भी है जिसको हम क्या कहेंगे, जिब्राल्टर आर्क। लेकिन ये काफ़ी स्लो हो गया है। मतलब यही रीज़न है कि एक डिबेट चल रही है कि एक्टिव है या नहीं जो ये जिब्राल्टर आर्क है। तो एक लेटेस्ट स्टडी हुई, उसके अकॉर्डिंग जो जिब्राल्टर सबडक्शन अभी भी एक्टिव है और ये थोड़ी देर के लिए क्या है, सो गया है। यानी कि वैसे तो ये एक्टिव है लेकिन कुछ टाइम के लिए ये अभी एक्टिव नहीं था, सो गया था। फिर इस थोड़ी देर के क्विसेंस के बाद अटलांटिक में और आगे प्रोपोगेट होगा। यानी कि ये आप यहाँ पे देखो, स्पेन है और मोरक्को है, मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पे आर्क है पूरा जिब्राल्टर का। तो यहाँ पे जो इसकी प्लेट्स हैं वो अभी एक्टिव तो नहीं है लेकिन वैसे एक्टिव हैं, मतलब थोड़े दिन के लिए सो गई हैं, कुछ सालों के लिए। तो यहाँ पे ना एक सबडक्शन जोन था। तो अब धीरे धीरे ये जो सबडक्शन जोन है ये अब कहाँ मूव कर रहा है, अटलांटिक ओशन की तरफ मूव कर रहा है। स्टडी ये भी बताती है कि एक क्लोजिंग ओशन, यानी कि पहले बहुत पुराना एक ओशन था लिगुरियन नाम से, ये ना इस ओशन में क्लोजिंग शुरू हुआ सबडक्शन जोन एक नैरो ओशनिक कॉरिडोर के थ्रू। फिर एक नया ओपनिंग ओशियन यानी कि अटलांटिक में माइग्रेट कर सकता है। यानी कि अगर हम सबडक्शन जोन की बात करें तो ये माइग्रेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जहाँ पे ऑलरेडी पहले था तो वहीं पे ये एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो ये जो सबडक्शन जोन था यहाँ पे अब ये माइग्रेट कर रहा है कहाँ पे, अटलांटिक की तरफ। तो ये था सबडक्शन जोन और अटलांटिक ओशन में उनकी अक्रेंस के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग, उषा मेहता से रिलेटेड है। अभी हाल ही में एक मूवी आई है, ए वतन मेरे वतन। तो ये मूवी जो है उषा मेहता जी की बायोग्राफी है। उषा मेहता जी आपने जैसे कि मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, ये एक फ्रीडम फाइटर रह चुकी हैं। ये इंस्पायर्ड थी महात्मा गांधी जी से और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को ज्वाइन किया था। इनका मेथड क्या था, इन्होंने एक कांग्रेस रेडियो को स्टैब्लिश किया था जो कि एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था जिसको ऑपरेट किया गया था ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। और क्या है, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी नीड क्या हुई, देखिए जब 1939 में वॉर की शुरुआत हुई थी तो ब्रिटिश ने जितने भी रेडियो लाइसेंसेस थे उनको सस्पेंड कर दिया था जहाँ जहाँ उनका राज फैला हुआ था। उस दौरान जितने भी ऑपरेटर्स थे ना उनको अपने सारे इक्विपमेंट्स जो थे अथॉरिटीज़ को सबमिट करने थे और जो नहीं कर पाएगा तो उसको सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इंडिपेंडेंस का जो मैसेज है वो स्प्रेड करने में हमारा जो रेडियो था वो काम आना था। तो इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कांग्रेस रेडियो को इस्टेब्लिश किया गया और ये एक अर्लीस्ट रेडियो नेटवर्क था जो इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया। अब इस रेडियो का काम क्या था, गांधी जी के मैसेज को स्प्रेड करना था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट डू और डाई वाला मूवमेंट था।
यानी कि एक फाइनल मूवमेंट था, इसी से डिसाइड होना था कि इंडिया इंडिपेंडेंट होगा या फिर नहीं। ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन थे? देखो, उषा मेहता जी तो थी, बाबूभाई काकर, विठल भाई जावेरी, चंद्रकांत झावेरी, नरीमन प्रिंटर एटसेट्रा, ये लोग भी काफ़ी अच्छा रोल निभाया था कांग्रेस रेडियो को इस्टेब्लिश करने में। फिर क्या हुआ कि रेडियो, जो कांग्रेस रेडियो केस है, यानी कि ये जो लोग थे मेहता, बाबूभाई खाकर, विठल भाई झावेरी, चंद्रकांत झावेरी एंड नानक ज्ञानचंद मोतवाने, इन लोगों को क्या किया गया, ट्रायल हुआ कोर्ट में। ठीक है, अब इसकी वजह से पूरे बॉम्बे में एक एक्साइटमेंट सा हो गया, यानी कि लोगों के मन में भावनाएं आने लगी कि भैया हमारे लोगों को ट्रायल हो रहा है, कोर्ट में ज़बरदस्ती इनका पनिशमेंट डिसाइड हो रहा है। ठीक है, अब जो विठल भाई और मोतवानी जी जो थे ना, इनको अक्यूट कर लिया गया, मतलब कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भैया तुम गिल्टी नहीं हो। लेकिन उषा मेहता जी, बाबू भाई और चंद्रकांत, इन लोगों को पनिशमेंट हो गई थी। फिर उषा मेहता जी का पुणे येरवाड़ा जेल से रिलीज़ कर दिया गया मार्च 1946 में। फिर उसी के बाद इनको रेडियो बैन का टाइटल मिल गया था, रेडियो बैन। हमारी जो भारत सरकार थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, इनको पद्म भूषण अवार्ड से ऑनर किया गया 1998 में। फिर 2000 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये एक मूवी आ रही है इनकी बायोग्राफी के ऊपर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है रिवर्स फ्लिपिंग। बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं जैसे पाइन लैब्स, जेप्टो, मीशो, ये जो कंपनीज़ हैं अब अपना हेडक्वार्टर जो है इंडिया में मूव कर रही हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्लिपिंग क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि रिवर्स फ्लिपिंग क्या है। मान लो कोई इंडियन कंपनी है, ठीक है, और वो किसी कारण से अपना हेडक्वार्टर कहीं और स्टैब्लिश कर लेती है और अपनी एक जो सब्सिडरी है उसको फॉरेन एंटिटी में कन्वर्ट कर लेती है, इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस फॉरेन एंटिटी में, तो उसको क्या कहते हैं हम, फ्लिपिंग। अब इसका इम्पैक्ट ना काफ़ी ख़राब होता है। जैसे अब इनोवेशन तो हमारे यहाँ हुआ है, ठीक है, हमने कंपनी बनाई है, हमारे लोगों ने इनोवेशन किया है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट किया है, लेकिन जो लोग हैं बाहर मूव कर गए, तो इससे क्या हो गया, हमारे यहाँ का ब्रेन ड्रेन हो गया एंटरप्रेन्योर टैलेंट का। अब इससे क्या हुआ, जब बाहर मूव कर गए तो ऑब्वियसली बात है जिस कंट्री में मूव करे होंगे वहाँ पे जो आपका वैल्यू क्रिएशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टैक्स रेवेन्यू जो है घट जाएगा हमारी अपनी कंट्री में। तो इसका ऑपोजिट क्या है, रिवर्स फ्लिपिंग, यानी कि जो कंपनीज बाहर मूव कर गई थी अब वो वापस से अपना जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में शिफ्ट करने की सोच रही हैं। अब इससे क्या होगा, वो लोग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कर पाएंगी। ठीक है, अब इसका मेन रीज़न क्या है या ड्राइविंग फैक्टर्स क्या हैं, और फिर रीज़न भी डिस्कस करेंगे। देखो, इंडिया ना अभी थ्राइविंग इकोनॉमी है, ठीक है, इसके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, रोबस्ट वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम, और जो टैक्स है हमारा, टैक्स का फ्रेमवर्क वो भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, एजुकेटेड वर्कफोर्स एंड सपोर्टिव गवर्नमेंटल पॉलिसीज़। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रीजंस की कि क्यों कंपनी अब ऑप्ट कर रही है वापस इंडिया में अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करने के लिए। क्योंकि इंडिया में अब कैपिटल को एक्सेस करना फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फर्म काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है, प्लस रेगुलेटरी चेंजेस हो गए हैं रिगार्डिंग राउंड ट्रिपिंग, एंड जो
इंडिया का कैपिटल मार्केट है वो भी मैच्योर हो रहा है। अब इस रिवर्स फ्लिपिंग के लिए जो मेजर्स लिए गए जिससे रिवर्स फ्लिपिंग और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, वो कौन कौन से हैं? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 2023 ने सजेस्ट किया है कुछ मेजर्स, जैसे सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्सेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स, कैपिटल मूवमेंट्स, रिड्यूसिंग टैक्स कॉम्प्लेक्सिटीज अमंग अदर्स। यानी कि सिंपल सी बात है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाओ, टैक्स को बहुत सिंप्लीफाई करो, कम करो, तो अपने आप ही जो कंपनीज़ हैं वापस आने लगेंगी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था रिगार्डिंग फ्लिपिंग एंड रिवर्स फ्लिपिंग। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मिशन 414 से संबंधित। इलेक्शन कमीशन ने एक स्पेशल कैंपेन को लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश में, जिससे उनके जो 414 पोलिंग स्टेशंस हैं, 414 पोलिंग स्टेशंस, यहाँ पे जो आपका वोटिंग टर्नआउट है काफ़ी ज़्यादा कम था, यानी कि 60% से भी कम था। तो यहाँ के लोगों को अवेयर करना, उनको एजुकेट करना, उनको मोटिवेट करना कि भैया तुम अपने राइट टू वोट को तो एक्सरसाइज करो। तो इसीलिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया, जिससे यहाँ के लोगों को मोटिवेट किया जा सके और ये लोग आके वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है रिलेटेड टू 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पे वुमेन वोटर काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू मैन। और इसी ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महिला प्रेरक्स भी अपॉइंट करे हैं, जिससे वो विमेन को मोटिवेट कर सके वोट करने के लिए। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, शॉर्ट था एंड क्रिस्प था। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।